हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम 10 तारीख को जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसकी कुछ चर्चा करेंगे। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे आइए देखते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। उसके बाद राजस्थान को, फिर तमिलनाडु को स्थान दिया गया है। किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार में। 94वां अकादमिक पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज जीता है? तो कोडा फिल्म को 94 राष्ट्रीय अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्राइज दिया गया है। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य का शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात को शीर्ष स्थान दिया गया है। विश्व जल दिवस 2022 की थीम थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में इनमें से किस शहर में पहला ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में 10 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अब पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प कला और हथकरघा और कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? तो भोपाल में आयोजित किया गया। और उत्सव के दौरान पहला कार्यक्रम भोपाल में हुआ था और यह 8 मार्च को आयोजित किया गया था राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। सतत विकास रिपोर्ट 2021 की सूची में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को 120वां रैंक सतत विकास की सूची में दिया गया है। और यह सूचकांक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सतत विकास सूचकांक से हर साल एक प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ बनेगा? तो दिल्ली सरकार ने कचरे के निपटान के लिए पहला वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? तो 2021-22 में जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया उसका केंद्रीय विषय था फुर्तीली दृष्टिकोण। अगर भारत ने किस वर्ष तक गैर शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो 2070 तक भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने को प्रतिबद्ध है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है कि जितना कार्बन इमिशन का फैक्ट्री के द्वारा होगा उतने ही पेड़ लगाकर उसे अवशोषित कर लिए जाएंगे। फरवरी 2022 में भारत को 2 नई साइटों को रामसर की साइट में जोड़ा गया था। वो साइट कौन कौन सी है? तो भारत की जो जोड़ी गई थी वो गुजरात का जो खिजड़िया वन्य अभ्यारण्य है उसे, और उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्य जीव विहार है जिसे 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत की ओर से नए रामसाइट सूची में शामिल किया गया था। खिजड़िया गुजरात का और बखीरा उत्तर प्रदेश का। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल गोल्ड हब पोर्टल के अनुसार अपने आधिकारिक स्वर्ण भंडार के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो भारत को 9वें रैंक में गोल्ड हब विश्व स्वर्ण परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पे रखा गया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो बिल गेट्स ने हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक नामक पुस्तक लिखी है। मई 2022 में इसके प्रकाशित होने का उम्मीद किया जा रहा है। 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंडोनेशिया 2022 में G20 की मेजबानी करेगा। और 2023 में ये भी ध्यान देने की बात है कि 2023 में G20 की जो मेजबानी होगी वो दिल्ली के द्वारा आयोजित की जाएगी। पीएम द्वारा वस्तुतः उद्घाटन की गई किसान ड्रोन यात्रा के आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो मानेसर जो है हरियाणा में गुड़गांव में पड़ता है। यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा 19 फरवरी को हरियाणा के मानेसर में किसान ड्रोन यात्रा वस्तुतः उद्घाटन किया गया और किसानों के एक समूह को संबोधित किया गया। और कार्यक्रम के एक भाग के रूप में पीएम ने विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को झंडी दिखाकर रवाना किया है। 16वां क्वेश्चन देखें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 2022 की थीम रखी गई है वह है सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में इनमें से किस स्थान पर सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? तो तमिलनाडु में जो मसूरी है, सॉरी उत्तराखंड में
उत्तराखंड में जो मसूरी है, लिपशना, जहां पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, यहीं पे सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हाल ही में किस संगठन ने हरबिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हैकथॉन लॉन्च किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार हरबिंजर 2021 को लॉन्च किया है, जिसका जो थीम था वह था स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। थीम क्या थी? स्मार्ट डिजिटल पेमेंट रखा गया था। और प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को प्राप्त चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या था? तो चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बी थी वो आईएनएस बेला थी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर के लिए किस शहर को 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण प्राइज से नवाजा गया? तो इंदौर को लगातार 5वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरपोल के जो नए अध्यक्ष है उसमें अहमद नासिर अल रायशी को शामिल किया गया है। और इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियो फ्रांस में स्थित है। किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राफेल नडाल ने 2022 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का क्या नाम है? तो डिजिटल संसद ऐप। डिजिटल संसद ऐप जो 27 जनवरी 2022 को संसद की आधिकारिक वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप है उसे लॉन्च किया गया है। 2022 में भारत अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो 26 जनवरी 2022 को भारत के द्वारा 73वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। पीएम मोदी ने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। इनमें रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा शामिल है। ये किस शहर में स्थापित होगा? तो यह जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां देखें तो जो पूर्व से पश्चिम की ओर हम नदियां जाती हैं मध्य प्रदेश में वो नर्मदा और ताप्ती हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो सोन, नर्मदा और महानदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगर मैच में हम देखते हैं तो जो गोदावरी है, गोदावरी की जो सहायक नदी है वह इंद्रावती है और कृष्णा की सहायक भीमा है और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वह तीस्ता नदी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा मैच होता है वह है कि गोदावरी की जो सहायक होती है वो इंद्रावती है, कृष्णा की भीमा है और ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, यानी तीसरे का तीस्ता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि थर्ड आंसर करेक्ट होता है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है? तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट अगर को सुमेलित करते हैं कि कौन कौन सा त्योहार है और कहाँ पर मनाया जाता है तो हम देखते हैं कि जो बिहू है, बिहू असम में होता है। जो हमारा पोंगल का त्योहार होता है वह हम तमिलनाडु में बनाते हैं। बैसाखी का जो त्योहार होता है वह पंजाब में मनाया जाता है। और अब ओणम हमारा केरल का। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा आंसर हो जाता है वो है 3142। अब नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का नाम तो हमने हरित क्रांति में सुना ही है। ये किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। हरित क्रांति में जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था वह कौन सा अनाज था? तो वह था गेहूं। हरित क्रांति से संबंधित है तो गेहूं है। भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो कहवा कर्नाटक। क से कहवा और क से कर्नाटक। अगुलहास धारा कहाँ पर चलती है? अगुलहास धारा के बारे में देखें तो अगुलहास हिंद महासागर में चलती है। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है उसे हम दक्षिण अमेरिका होता है। दक्षिण अमेरिका जो होता है उसे हम पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो जलमंडल का सबसे बड़ा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है। मानव जाति का जो जन्म स्थल है वह अफ्रीका महाद्वीप
को जाना जाता है। और अगर पाइरोमीटर के बारे में बात की जाए तो कई बार एग्जाम में आए हुए पाइरोमीटर, जो उच्च तापमान की गणना पाइरोमीटर के द्वारा की जाती है। आइए इसे मैच करा के देखें 39 क्वेश्चन। जो हमारा एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर वायु का वेग नापता है। सिस्मोग्राफ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भूकंप की गणना की जाती है इससे। अगर बैरोग्राफ की बात की जाए, अगर बैरोग्राफ की बात की जाए तो ये वायुमंडलीय दाब को देखता है। और अगर हाइड्रोमीटर की बात की जाए तो हाइड्रोमीटर आर्द्रता को नापता है। इस प्रकार पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का अगर दूसरा देख लिया जाए तो फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। जूल, जूल के बारे में देखें, ये पास्कल से संबंधित है। यह जूल से किसकी माप की जाती है? तो दबाव की माप जूल के द्वारा की जाती है। भारत का प्रथम जो परमाणु संयंत्र है, भारत का जो प्रथम परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, जहाँ पे प्रथम परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था। अगर नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में बात की जाए, किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को मंदक के रूप में रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। और टाका एक मिश्रण है। टाका किसका मिश्रण है? तो टाके की अगर बात की जाए तो टाका टिन और शीशे, टिन और शीशे, शीशे का मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक, तो नियोप्रीन जो होता है वो थर्मोप्लास्टिक नहीं होता। पानी की शुद्धता किससे, शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जो शुद्धतम रूप होता है वो आश्वित जल होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक मछली है? तो जो समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा दिए गए ऑप्शन में, वो समुद्री घोड़ा एक मछली है, एक मछली है। और पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार से भिन्न होती है? तो पादप कोशिका और जो जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति, मतलब जंतुओं में कोशिका भित्ति व्याप्त होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति व्याप्त नहीं होती। इस प्रकार अंतर देखा जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है? अरहर में, सोयाबीन में, उड़द में, गेहूं में। तो हम देखते हैं कि प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 जो होता है वो आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो जो मानव शरीर की छोटी आंत होती है उसमें अधिकांश मानव शरीर के छोटी आंत में भाग में संपन्न शरीर का सबसे ज्यादा पाचन होता है। अगर विटामिन के बारे में और उनसे संबंधित रोगों को मैच कराया जाए तो जो विटामिन बी है, विटामिन बी से हम जानते हैं बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन डी की अगर बात की जाए तो विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन बी से हम जानते हैं, विटामिन सी से स्कर्वी रोग, और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। इस प्रकार हमारा आंसर ए सही हो जाता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसे कैसे हटाया जा सकता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब गांधीवादी जो विचार है और मार्क्सवादी जो है उनमें एक सहमति है। क्या सहमति है? कि एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज हो। मार्क्सवाद कहते हैं कि राज्य विहीन, सभी इक्वल हो, तो यही अंतिम लक्ष्य के रूप में गांधीवाद और मार्क्सवाद में समानता पाई जाती है। अगर मिट्टी बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इस बात, मिट्टी बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया था? और झांसी रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में हमारा रानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहीं पे मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। कब? 1977 में। निम्न कथनों पर अगर विचार किया जाए कि इसमें कौन सा सही नहीं है, तो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह हमारा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, बिल्कुल राइट है। जो हमारे प्रोजेक्ट टाइगर है
वो 1973 का है, यह भी राइट है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, यह भी करेक्ट है। अगर जैव विविधता अधिनियम की बात की जाए तो ये 2004 नहीं 2002 का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर करेक्ट नहीं है वो है जैव विविधता अधिनियम 2004, क्योंकि यह 2002 का है। मनरेगा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मनरेगा कार्यक्रम बात करें तो ये 2006 में प्रारंभ हुआ था। होक्काइडो से होन्शु किस जल संधि से अलग होता है? कांटो मैदान किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है जापान, होक्काइडो कहाँ पे? जापान में है। सुगारू जल संधि जो है वो होन्शु और होक्काइडो को अलग करता है, और जो कांटो का मैदान है वह भी होन्शु में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो हम देखते हैं, न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। वेलिंगटन विश्व का दक्षिणतम राजधानी है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। अगर निम्नलिखित दो सूचियों का मिलान करें कि दिए गए कोड के आधार पर उत्तर देते हैं कि स्थानीयकरण क्या है, मैच करा के इसे देखते हैं। तो स्थानीयकरण एक लघु परंपरा है। अगर सार्वभौमिकरण की बात की जाए तो सार्वभौमिकरण में चूंकि सबको शामिल किया जाता है इसलिए वृहद परंपरा है। संस्कृतिकरण की अगर बात की जाए तो उच्च जाति की संस्कृति का अभिस्वीकरण है। आधुनिकीकरण की बात की जाए तो ये आधुनिक युग से संबंधित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले का चौथा और चौथे का जो है दूसरा, ये जो आंसर हो जाता है वो हमारा होता है आंसर नंबर 1। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो हम जानते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में पाई जाती है, वहीं अधिकतम केरल में। उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अंतर कितना है? तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का जो अंतर है वो 20.1% है। और जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। यह वृद्धि दर 27.95 है, जो सभी राज्यों से अधिक रही है। लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो हाल ही में जारी EIU की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 46वां स्थान दिया गया है। EIU की जो लोकतांत्रिक सूचकांक 165 स्वतंत्र राज्यों और 2 क्षेत्रों के लिए विश्व लोकतंत्र की स्थिति का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। नॉर्वे न्यूजीलैंड को क्रमशः 2 स्थान मिले हैं, जबकि उत्तरी कोरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है। राजनीतिक संस्कृति पर भारत का न्यूनतम स्कोर 5 और चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद पर उच्चतम स्कोर 8.67 दिया गया है। अगर इन कथनों को देखा जाए तो EIU की जो सूचकांक है उसमें ये सभी कथन सही हैं। हाल ही में जो सक्टेंग वन्य जीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा है वह कहाँ पर है? तो जो सक्टेंग वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भूटान में स्थित है। अच्छा, ये चर्चा पर इसलिए इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए इसे दिया गया। UNDP के नेतृत्व वाली जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक बैठक के दौरान चीन के प्रतिनिधियों ने भूटान के सक्टेंग वन अभ्यारण्य के लिए धन रोकने का कोशिश की थी और यह दावा किया था कि यह क्षेत्र विवादित है, और भूटान ने इसका प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय प्रतिनिधि के माध्यम से दावे को खारिज कर दिया और उन्हें धन प्रदान किया गया था। इसीलिए जो सक्टेंग वन्य जीव अभ्यारण्य है वह चर्चे में आ गया था। निम्नलिखित में देशों में से किस एक की सीमा रूस से लगती है? चूंकि अभी रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा है इसलिए सीमावर्ती देशों को देख लेना जरूरी होता है। तो बेलारूस, यूक्रेन और जो जॉर्जिया है वो उसकी सीमा हम देखते हैं रूस से लगता है। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में अगर कथनों पर विचार करिए तो उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की लिखी थी। स्वराज नाम का अखबार उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को बढ़ावा देने के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अगर इनमें से सत्य कथन के बारे में देखा जाए
तो सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, ये सत्य है, जो 1920 से 1942 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कवर करती है। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध भी लगा दिया गया था और उन्होंने स्वराज नाम का एक अखबार भी शुरू किया था, ये भी सत्य है। नौजवान भारत सभा की स्थापना की अगर बात की जाए तो यह 1926 में 1926 में भगत सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, न कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं कि तीसरा जो कथन है वो असत्य हो जाता है। अगर भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कितने देशों का आमंत्रण किया गया था, तो हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो सूचना दी गई थी उसमें 5 एशियाई देशों को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई थी। और हालांकि कोई भी देश इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुआ था। अच्छा, नीचे दिए गए कथनों पर दिए गए एक को अभिकथन एक और दूसरे को कारण दो कहा गया है और इनमें कथन कारण का चयन करें। तो कथन क्या है? कथन है कि वायुमंडल में तापमान की वृद्धि निरंतर बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। तो ये दोनों ही कथन सही है और दो एक की सही व्याख्या कर रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल तो जो है मार्च में भी मई जैसी गर्मी देखी जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, बहुत उपयोग बढ़ने के कारण तापमान बढ़ रहा है। अमर जवान ज्योति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमर जवान ज्योति को अब राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया है। अमर जवान ज्योति 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया गया था। उस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के प्रस्तावित निर्माण के कारण अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित कर दिया गया है। ये सभी कथन सत्य है और अमर जवान ज्योति जो है वह दिल्ली में स्थित है। अभी चर्चा में बना हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के संबंध में अगर विचार करें, कथनों पर विचार करें, यह बीजिंग चीन में आयोजित किया जाएगा। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। अगला शीतकालीन जो ओलंपिक होगा यह जापान में आयोजित किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा पहला और दूसरा कथन है वह सत्य हो जाता है, क्योंकि हमारा जो है 22 का जो ओलंपिक है वह चीन में ही आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कालाक्रम में राज्यों की हड़प नीति के बारे में अगर बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी वह अत्यंत प्रसिद्ध रही थी। तो सबसे पहले उसमें सतारा को शामिल किया गया था। सतारा के बाद उसमें जैतपुर था और जैतपुर के बाद हम देखते हैं संभलपुर को शामिल किया गया था, फिर बघत था और उसके बाद उदयपुर को शामिल किया गया था, फिर झांसी और उसके बाद नागपुर को हड़प नीति के तहत शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार में। इस क्रम को याद करना पड़ता है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में से क्रम लगाने को आ जाता है। अगर जोड़े की बात जो युद्ध अभ्यास हुए थे उनमें जोड़ों की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जो साइट मैक्स है, विचार करें कि सही सुमेलित है। जो साइट मैक्स है उसमें भारत और थाईलैंड और सिंगापुर है, ठीक है। ऑसिनडेक्स में ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान है। मालाबार में अगर देखें भारत, अमेरिका और जापान है। और अगर बात की जाए तो स्लाइनेक्स में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश है। हम देखते हैं कि जो कथन 1 और 3 है वो सही है, हालांकि मालाबार में अब ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो चुका है। तो हमारा कथन 1 और 2, हमारा कथन 3 सत्य हो जाता है कि जो साइट मैक्स है, साइट मैक्स में भारत, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल है, बिल्कुल राइट है। और अगर ऑक्सीडेंस की बात की जाए तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत ही शामिल है, इसमें जापान शामिल नहीं है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। मालाबार की अगर बात की जाए तो मालाबार में भारत, अमेरिका, जापान तीनों है। अब ऑस्ट्रेलिया भी एक्सरसाइज करता है लेकिन दिए गए जितने भी हैं वो शामिल है, इसलिए ये भी कथन सही हो जाता है। स्लाइनेक्स की बात की जाए तो स्लाइनेक्स में बांग्लादेश शामिल नहीं है, स्लाइनेक्स में भारत और श्रीलंका शामिल है।
पश्चिमी घाट से जुड़ी समिति पर हम जानते हैं कि जैव विविधता के बारे में पश्चिमी घाट से संबंधित समितियों का गठन किया जाता रहा है और उस पर प्रश्न रहे हैं। इसीलिए आज ये प्रश्न दिया जा रहा है कि पश्चिमी घाट से जुड़ी कौन सी समितियां हैं। तो हम देखते हैं जो कस्तूरी रंगन समिति है और जो कस्तूरी रंजन और गाडगिल जो हमारी समिति है वह पश्चिमी घाट से संबंधित है। किसे? तो पश्चिमी घाट से संबंधित कस्तूरी रंजन समिति और गाडगिल समिति दोनों ने अपनी रिपोर्ट जैव विविधता के बारे में पश्चिमी घाट के संदर्भ में दे दी है। और अगर देखें कि माधव गाडगिल के नाम पर जो समिति थी वो 2011 में 31 अगस्त 2011 में भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और अगर उसकी कस्तूरी रंगन की बात की जाए तो कस्तूरी रंजन ने पश्चिमी घाट के क्षेत्रफल के बजाय कुल क्षेत्रफल के बजाय कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए, ऐसा अपनी रिपोर्ट में कहा था। अच्छा, अगर वैदिक साहित्य के बारे में बात करें तो वैदिक साहित्य में जो क्रम होता है, देखिए वेद जो थे संहिता यानी सुन सुन के संरक्षित किए जाते थे, इसीलिए जो इनका क्रम होगा वह होगा वेद, संहिता, ब्राह्मणों की फिर रचना की गई थी और सबसे बाद में उपनिषदों की रचना की गई थी, इसलिए वेद, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद का क्रम होगा। अब हम यहाँ पर राजा और उनके मिलान को देखते हैं कि कौन से ईस्वी में थे। तो जो बिंबिसार थे, बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व से 92 ईसा पूर्व में थे। उदयन की बात की जाए तो वो 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक रहे। नंदवंश की अगर बात की जाए 344 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व तक व्याप्त थे। और शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से लेकर 494 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा। अगर बंगाल में निम्नलिखित शासकों का क्रम देखा जाए तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, यहाँ पर क्रम दिया हुआ है, आप देखकर इसे मैच कर सकते हैं कि मुर्शीद कुली खां जो थे वो 1717 से 1727 तक थे। उसके बाद सुजाउद्दीन थे, वो 1727-1729 तक शासन किया। सरफराज राज रवा जो थे 1739 से लेकर 1740 तक शासन किया। और अलीवर्दी खान ने 1740 से लेकर 1756 तक शासन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कथन जो हमारा आंसर ए है वो सही हो जाता है, अर्थात सबसे पहले मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन और उसके बाद सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खान ने शासन किया था। निम्नलिखित घटनाओं पर अगर विचार किया जाए कि इनको घटनाओं को सही क्रम में लगाया जाए तो हमारे पास है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और डांडी मार्च और गोलमेज सम्मेलन। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो जो हमारा गोलमेज सम्मेलन था, गोलमेज सम्मेलन जो हमारा दूसरा हुआ था वो 1931 में हुआ था, सितंबर में हुआ था। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के बारे में अगर देखते हैं तो ये हमारी 1934 की घटना है। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। अगर डांडी मार्च की बात की जाए तो डांडी मार्च था वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 6 अप्रैल 1930 पर चला था। और जो हमारा वेलिंगटन का सम्मेलन था, जो लॉर्ड वेलिंगटन हमारे यहाँ लॉर्ड वेलिंगटन जो अध्यक्ष थे, वायसराय थे, वो 1931 से 36 तक थे, अर्थात जो सम्मेलन हुआ था वो हम कह सकते हैं 1936 में हुआ था। इस प्रकार हम अगर क्रम लगाने की कोशिश करते हैं तो जो हमारी पहली घटना है वो डांडी मार्च हो जाती है, डांडी मार्च। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और उसके बाद वेलिंगटन सम्मेलन होगा, अर्थात जो हमारा आंसर है वो 2 सही हो जाता है। अब निम्नलिखित को सही ढंग से मेल खाता है, मतलब देखिए कि कौन सा सही है। तो दक्षिण भारत लिबरल फेडरेशन CN अन्नादुरई और बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो थी वो ज्योतिराव फूले के द्वारा, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम वो नारायण गुरु के द्वारा। अगर इस पे देखें कि कौन सा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने तो जो सही उत्तर है वह हमारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम को नारायण गुरु के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने
जो व्यक्ति थे उन पर विचार कीजिए कि चंपारण में कौन कौन लोग गांधी जी के साथ थे। तो गांधी जी के साथ अगर हम देखते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण, ये जो सभी विकल्प हैं उसमें चंपारण में राजेंद्र कुमार, जीवी कृपलानी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह और ब्रज किशोर नरहर पारिख भी शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहायक नदी है, सही ढंग से मेल खाती है? अगर सहायक नदी के बारे में बात की जाए तो जो हमारी गोदावरी है उसकी सहायक नदी प्राणहिता, कावेरी की हेमवती और कृष्णा की जो चंद्रभागा दी हुई है उसमें अगर देखें तो गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियों में हमारी इंद्रावती नदी, प्राणहिता और मंजीरा और सबरी नदी होती है जो गोदावरी की सहायक नदी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारी प्राणहिता नदी है गोदावरी की वो सही हो जाती है। अगर कावेरी की सहायक नदी के बारे में बात की जाए तो शिमशा, हेमवती, अर्कवती, कपिला, हुनन होल और लक्ष्मण, काबिनी और लोक पाविनी, भवानी इत्यादि बहुत सारी नदियां हैं जो हमारी सहायक हो जाती है। इसके साथ हेमवती जो दिया गया है वह भी कावेरी की सहायक नदी है। इस प्रकार हम देखते हैं कथन 1 और 2 सही है, जबकि चंद्रभागा जो है वह कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम राज्य निम्न में से कौन सा है जो सिक्किम राज्य की सीमा पर लगते हैं? तो अगर तो सिक्किम राज्य की सीमा है तो सिक्किम राज्य की सीमा हम देखते हैं भूटान और नेपाल है जो सिक्किम से लगते हैं, सिक्किम राज्य की सीमा से लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अभी अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि बाघ अभ्यारण्य यूपी का चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि हम देखते हैं कि रानीपुर के जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व से एकदम सटा हुआ और दुधवा, पीलीभीत और आमनगढ़ टाइगर रिजर्व पहले से ही है। इसके बारे में चर्चा इसलिए रही कि जो चौथा है उसे उत्तर प्रदेश में शामिल किए जाने की, तो चौथे के रूप में चूंकि रानीपुर जंगल को अभ्यारण्य के रूप में शामिल किए जाने की चर्चा है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो 3 है वो अब 4 होने वाले हैं। और वो 3 कौन कौन से हैं? तो जो आमनगढ़ टाइगर रिजर्व है वो, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरा दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के व्याप्त हमारे टाइगर रिजर्व है। और जो चौथा टाइगर रिजर्व होगा वो रानीपुर का जंगल होगा जो अन्य से पन्ना टाइगर से सटा हुआ है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो है कि कौन सा राज्य और उसके झील के संदर्भ में है? तो कर्नाटक में देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कर्नाटक में लोनार हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा तो 3 बार काटती है? तो मकर रेखा को जो 3 बार नदी काटती है वो अब वर्मेंजो है। वर्मेंजो नदी हम देखते हैं कि अर्जेंटीना और पराग्वे के बॉर्डर पे बहती है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति वास्तविक युद्ध बाह्य आक्रमण से पूर्व भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री से निम्नलिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्न में से केवल एक और एक कथन सही है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? तो एक व्यक्ति गुजरात से महाराष्ट्र में प्रवास करता है और वहीं बच सकता है, और एक व्यक्ति अपने माता पिता के उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकता है, और एक व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास करने में मन करता है। तो अगर हम मूल अधिकारों की बात की जाए तो व्यक्ति को मूल अधिकारों में नहीं, क्या एक व्यक्ति अपने माता पिता के उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ये व्यक्ति की इच्छा पर डिपेंड करता है, न कि यह मूल अधिकार है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो विचार
अभिव्यक्ति विश्वास हम जानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता हमारी उद्देशिका में शामिल नहीं है। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की स्वतंत्रता को निहित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के विचार को प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए विचार को प्रस्तुत किया था। समान नागरिक संहिता के बारे में अगर कथन को देखा जाए तो समान नागरिक संहिता में कौन सा कथन सत्य है? तो समान नागरिक संहिता से आशय है विधियों के उस समूह से है जो परिसंपत्तियों और विवाह, तलाक एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को शामिल करते हो, अर्थात इनसे मतलब विवाह और तलाक इन सब से संबंधित जो कानून हो वो समान हो, ये समान नागरिक संहिता कहता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। निम्नलिखित की सूची को अगर मिलाया जाए तो सूची वियना कांग्रेस, मॉन्ट्रियल, हेलसिंकी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे कथन मैच है कि वियना 1985 में, मॉन्ट्रियल 1987 में, हेलसिंकी 89 में और रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था। और निम्नलिखित में सूची को मिलाया जाए कि घास के मैदान किससे कौन से संबंधित? तो डाउन्स हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कंपास दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में, स्टेपी यूरेशिया में और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि समुद्र में बायोमास का पिरामिड आमतौर पर उल्टा होता है, नहीं सीधा होता है। एक दी गई प्रजाति एक ही समय में एक ही परिस्थिति तंत्र में एक से अधिक ट्रॉफिक स्तर पर कब्जा कर सकती है, नहीं, ये दोनों ही कथन पर्यावरण के बारे में असत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार अगर किया जाए तो कौन से कथन इसमें कौन से कथन जो है मुद्रा से संबंधित हैं और कौन से जो दिया गया है उसमें असत्य हैं? तो M0 के बारे में देखें, परिसंचरण मुद्रा आरबीआई के पास बैंकों का जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। M1 के बारे में देखें तो ये जनता के पास मुद्रा और बैंकों के पास मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा और संबंधित है। तो हम देखते हैं कि जो कथन नंबर 2 है M1 वह सत्य है कि जनता के पास दिया गया जो पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग और आरबीआई के पास जो अन्य जमा होता है उसे हम संकीर्ण मुद्रा कहते हैं। तो संकीर्ण मुद्रा के बारे में हमने देखा। 95 क्वेश्चन कहता है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और डिजिटल ये जो भी योजनाएं उन्हें मैच करानी है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 की है, डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015 की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 की है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जुलाई 2015 की है। और पंचवर्षीय योजनाओं की बात की जाए तो जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना है, हम देखते हैं कि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का आधारभूत उद्योगों के प्रसार से संबंधित है, जबकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, जबकि यहाँ पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम दिया गया है कि तीसरे से है। तो न्यूनतम आवश्यकता हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना से है, तीसरा हमारा आधारभूत उद्योगों से संबंधित है। अगर सूची को मैच कराते हैं 1 और 2 से तो आइए देखते हैं कि कौन किसकी माप करता है। तो वाट जो है वो शक्ति का मापन करता है। हमारे पास जो नॉट होता है वो समुद्री वाहन की गति का मापन करता है। नॉटिकल मील जो है वो नौ संचालन का करता है और कैलोरी जो है वो ऊष्मा का मापन करता है। इस प्रकार से हमारा बी आंसर सही हो जाता है। अब इसी प्रकार इसे अगर मिलाने की कोशिश करें, 98 क्वेश्चन हम देखते हैं तो जो क्यूसेक मात्रक होता है वह प्रवाह की दर को बताता है। जो बाइट होता है वो कंप्यूटर से संबंधित होता है। रिएक्टर के बारे में हम जानते हैं कि रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को मापता है और बार दाब को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से डी आंसर सही हो जाता है। 99 देखते हैं कि 99 में जो हमारा स्टेथोस्कोप है वो हृदय की स्टेथो जो हमारा स्कोप है वो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सिस्ग्रोमैनोमीटर होता है यह रक्तचाप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कैरोटोमीटर होता है वह सोने की शुद्धता को
मापता है और लक्स जो है वो प्रकाश की तीव्रता के माप के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं इसमें आंसर भी सही होता है। अब नीचे दिए गए कोड को सही रूप से मिलाते हैं। तो जो रेडियम है, रेडियम की जो खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी। पेंसिलिन की खोज अगर की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एक्सरे की खोज की बात की जाए तो डब्ल्यू के रॉन्टजेन ने की थी और चेचक को एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंसर सी सत्य होता है। अब अगर 101 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें मैच कराना है। शुष्क बर्फ जैसा कि हम जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब जीन थेरेपी रोगों का, रक्त रोगों का उपचार करता है। क्रायोनिक्स क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित होता है। और कोबाल्ट कोबाल्ट कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी नंबर आंसर सही है। 102 में अगर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। तो इसमें जो भिंडी है वो फल पे आता है। अब निम्नलिखित में से तत्व है और उससे संबंधित रोग है। तो पारे से मिनीमाता रोग, कैडमियम इटाई रोग, नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम है और फ्लोराइड आयन अपच। यही आंसर हमारा रॉन्ग होता है क्योंकि पारा, मिनीमाता, कैडमियम इटाई और नाइट्रेट ब्लू बेबी डिजीज के लिए ही जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघ की विशेषता नहीं है? प्रत्येक राज्य सरकार की स्वयं की शक्ति होती है। न्यायपालिका की संविधान और सरकार की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है और सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व स्रोत स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हैं। इसमें जो सी है कि राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ हैं, ऐसा सही नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है, ये कथन सही है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध प्रशासन आरंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान से की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं है? तो हम जानते हैं कि गांधी जी किसी भी समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए एम के गांधी प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हम जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से कौन सा सही है ये देखते हैं। भारत केवल एक नागरिकता और एक ही अधिवास है। बिल्कुल सही। जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, यह भी गलत है, इसलिए कथन एक सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारत के संविधान में अस्पृश्यता और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को समाप्त करता है? तो अनुच्छेद 17। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या नहीं है? 35 वर्ष की आयु है, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल, पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो, पढ़ा लिखा, ऐसा कोई अनुबंध राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए नहीं है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो तो निम्न में से कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत आयोजित की जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का आयोजन होता है। 110 धन विधेयक से संबंधित है। 111 राष्ट्रपति दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित विधेयकों पर अनुमति देता है। 112 जैसा कि हम जानते हैं बजट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है?
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? तो अगर देखें तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात ये हमेशा आय में वृद्धि करता है। जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर धीमी करेगा बिल्कुल। और पूंजी निर्माण की ऊंची दर और वित्तीय घाटे की ऊंची दर। तो हम देखते हैं कि जो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात और जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर जो है वो भारत में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि की दर को धीमी करता है। समृद्धि की सीमा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो समृद्धि की सीमा की जो अवधारणा थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा दी गई है। भारत द्वारा आयोजित कृषि जिसमें पिछले 5 वर्षों से निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? तो हम देखते हैं वनस्पति तेल का आयात अधिकतम रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो राउरकेला जर्मनी, भिलाई यूएसएआर, दुर्गापुर यूके, बोकारो यूएसए। तो जो बोकारो है वो यूएसएसआर पूर्व सोवियत के सहयोग से नहीं स्थापित हुआ है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में 1948 में आई थी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कौन सा किस राज्य में है? तो अगर मिलान देखते हैं तो जो हमारा भिलाई है, भिलाई पश्चिम बंगाल से संबंधित है। बोकारो की बात की जाए तो बोकारो हमारा झारखंड में है। दुर्गापुर अगर बात की जाए, एक मिनट, भिलाई की अगर बात की जाए तो भिलाई हमारा संबंधित है। तो भिलाई जो हमारा है वह छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो की अगर बात कर ली जाए तो बोकारो झारखंड में पड़ता है। दुर्गापुर की बात की जाए तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। और राउरकेला की बात की जाए तो राउरकेला उड़ीसा में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले का पहला जो हमें क्वेश्चन आंसर डी में मिल जाता है। भारत में यदि तृतीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो हम जानते हैं कि तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से है। और सेवा की अगर बात की जाए तो हमारा वित्त एवं वास्तविक संपदा, वानिकी और मासिकी ये हमारा तृतीय क्षेत्र में आते हैं, जबकि व्यापार और परिवहन हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। योजना आयोग की स्थापना का गठन कब हुआ था? योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से हड़प्पा के स्थल आधुनिक नामों को मैच कराते हैं कि कौन से स्थल को किस आधुनिक नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा धौलावीरा है इसे हमने हिस्ट्री क्लास में पढ़ा था, वो कादिर टापू से संबंधित है। अगर राखीगढ़ी की बात की जाए तो राखीगढ़ी का हिसार से संबंधित है। भिरनाना की बात की जाए तो यह हरियाणा से संबंधित है। और भोगवा जैसा कि हम जानते हैं कि सौराष्ट्र से संबंधित है। इस प्रकार पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा हमें सी आंसर में मिल जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त जो है वो विवाह समारोह से संबंधित है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध बौद्ध जीवक किसके दरबार से संबंधित है? तो यह बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो कनिष्क के नेतृत्व में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ताम्र की मुद्रा और देशाई राजस्व अधिकारी था। दीवान जो है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब की बात की जाए तो जरीब एक प्रकार का कर था। जरीब एक प्रकार का कर न होकर यह नापने की एक इकाई थी, इसी कारण ये गलत हो जाता है। अच्छा, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? तो विजयनगर साम्राज्य का जो भरण पोषण होता था वो तुंगभद्रा नदी के साथ होता था। अच्छा, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस समय अकबर बादशाह था जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इनका क्रम अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो क्रम था, सर्वप्रथम पुर्तगालीज आए थे, उसके बाद हम देखते हैं कि डच, फिर अंग्रेज और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। इस प्रकार हम क्रम देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर तत्पश्चात हमारे पास
डच, यानी कि फोर्थ 2, जो हमें डी में मिल जाता है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय अगर हम बंगाल के नवाब की बात करें तो वो मीर जाफर था। और अगर संधि बात की जाए कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि के बारे में देखें तो ये 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। मैंगलोर की संधि की बात की जाए तो 1784 में हुई थी। शालबाई की संधि 1782 में हुई थी और मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा, जो कि हमें सी में आंसर मिलता है। इसके साथ 1857 का विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी थी। निम्नलिखित में से वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। और सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वह जल चक्र को नियमित करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो नीरी इसे कहते हैं, ये नागपुर में स्थित है। भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 में भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने प्रारंभ की थी? तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? हम जानते हैं कि तालाब वन वो प्राकृतिक है और खेत हमारा कृत्रिम हो जाता है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो पश्चिमी घाट वो जैव विविधता की दृष्टि से वो संतृप्त या समृद्ध क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है और सल्फर डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस में शामिल नहीं किया जाता है। और सामाजिक स्तरीकरण के, अच्छा, आजकल प्रश्नों में सोशल साइंस के क्वेश्चन, सोशल स्टडीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें हम इसलिए इस प्रश्न में 3 क्वेश्चन इस प्रकार से भी शामिल किए गए हैं। सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख कीजिए। अभी आईएसएफ का मेंस हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो सामाजिकरण के जो स्तरीकरण के 6 निर्धारकों का उल्लेख किसने किया है? तो पी सेरोकिन ने 6 निर्धारक तत्वों का उल्लेख किया है। धर्म की उत्पत्ति के लिए किसने टोटम को उत्तरदायी माना है? तो एमिल दुर्खिम ने टोटम को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना है। जीएस घुर्रे ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है? तो इन्होंने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। निम्नलिखित में से विचार करें कि कौन सा सत्य है या असत्य है। विटामिन की खोज ल्यूनिन ने किया था। बिल्कुल, विटामिन शब्द का नामकरण पंक ने किया था। तो ये दोनों ही कथन सत्य हो जाते हैं। इस प्रकार हमने 150 टेस्ट क्वेश्चन की सीरीज को खत्म किया। आगे हम इस प्रकार और लेकर आएंगे। धन्यवाद।